हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं दैट इज ग्रेविटेशन, दैट मीन्स गुरुत्वाकर्षण। तो इस चैप्टर में हम वही सेम चीज जो हम करते आ रहे हैं, ब्रीफिंग और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक साल में पिछले एसएससी ने जितने भी चैप्टर, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं, स्टेनो, सीएचएसएल, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होल्ड ऑन गाइस। इसी के साथ हमने YouTube पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। क्रैश कोर्स के लिए अलग है, कंप्यूटर के लिए अलग है, जॉब डिस्क्रिप्शन की अलग है, इंग्लिश की बिल्कुल अलग है। तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। ब्रीफिंग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको गैलीलियोज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ये दिया गैलीलियो ने था, जिसके अकॉर्डिंग ये न्यूटन ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो किस किस चीज के प्रोपोर्शनल है, किस किस चीज के समानुपाती है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के, उन दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के, उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। सिंपल। दूसरा, जितनी दूर होंगे उतना ही कम आकर्षण हो जाएगा, तो उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनको कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा F इक्वल्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में किसी प्लैनेट कहीं भी चले जाओ सेम रहती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअली बहुत सारी चीजें जो हम लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो इसी लॉ की वजह से है। जैसे सबसे पहले हम अर्थ पर ही क्यों चिपके रहते हैं, आसमान में क्यों नहीं चले जाते, इस लॉ की वजह से। मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वो रोटेट करता है, वो इसी लॉ की वजह से। अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, वो इसी वजह से। सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, वो इसी लॉ के कारण। जो टाइड्स बनती हैं, यानी ज्वार भाटा आपने सुना होगा, हाई टाइड और लो टाइड बनती है, तो वो भी चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बनता है, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बनता है। चलिए, फ्री फॉल फोर्स, मुक्त पतन बल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपने 5 ऑब्जेक्ट ले लिए, कागज का टुकड़ा ले लिया, ईंट ले ली, एक लोहे की ईंट ले ली, आपने अलग अलग चीजें ली, 5 चीजों को ऐसी जगह जहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, हवा का, किसी भी फोर्स का, अगर आप ऐसी जगह पे उनको गिरा रहे हो एक ऊंची जगह से, तो वो सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। मतलब फ्री फॉल फोर्स जो होती है, यानी जिस बल के साथ पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, वो सब पर समान लगती है। लेकिन अगर अभी आप करने लगोगे तो नहीं होगा। अगर मैं इस पेन को नीचे फेंक रही हूँ और एक कागज के टुकड़े को, बिल्कुल फ्लैट कागज का टुकड़ा नीचे फेंक रही हूँ, तो ये पहले पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में हवा है, उसकी इंटरफेरेंस है। लेकिन मैं बोल रही हूँ किसी चीज की इंटरफेरेंस ना हो तो फ्री फॉल फोर्स एक समान होती है। और ये किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था, ध्यान रखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स में, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आराम से छोड़ दोगे तो पृथ्वी उसको नीचे की तरफ खींचेगी। जब वो नीचे की तरफ खींचेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसका संवेग बढ़ेगा। अगर आप मेरी तरफ आ रहे हो और मैं खींचना भी शुरू कर दूं तो आप तेजी से आओगे ना मेरी तरफ, संवेग बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी के बढ़ने को क्या बोलते हैं? त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये सिर्फ अर्थ पे डिपेंड करती है, क्योंकि अर्थ खींचेगी। ऑब्जेक्ट क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती, चाहे वो पेपर का टुकड़ा हो, चाहे वो स्टोन हो, रॉक हो, आयरन की ईंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अर्थ पे डिपेंड करती है। मून पे चले जाओगे तो मून पे डिपेंड करेगी। मतलब ये हर जगह अलग होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू अर्थ पे लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मतलब देख रहे हो अर्थ पे भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अर्थ प्रॉपर सर्कल की शेप में नहीं है।
ये प्रॉपर स्फेरिकल शेप में नहीं है, उसकी रेडियस भी अलग अलग है, पोल्स पे अलग है, ध्रुव पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है, क्योंकि गाइस देखो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, कैपिटल जी की चेंज नहीं होती, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू, देखो गुड मॉर्निंग अपॉन आर स्क्वायर, मैं हमेशा ऐसे याद कराती हूँ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल। जहां पे कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। मास है, मास ऑफ अर्थ वो फिक्स है, रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ वो फिक्स है, तो ये आपको सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे ना, अर्थ की वैल्यूज पुट कर रहे हो आप इसमें, तो जी की वैल्यू जो निकलेगी वो अर्थ के लिए निकलेगी। अगर आप मून का मास और मून की रेडियस पुट कर दोगे तो मून के लिए जी की वैल्यू निकलेगी। वैसे आपको याद कर लेनी चाहिए, जो स्मॉल जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण मून पे, वो है लगभग 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो अर्थ पे वैल्यू है उसकी लगभग 1/6 होती है। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इंपॉर्टेंट है ये। कैप्लर ने ये जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, राइट, तो उसके लिए कुछ नियम दिए थे। 3 नियम है। सबसे पहले कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। एलिप्टिकल मतलब अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब भी आप एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में पढ़ोगे ना, उनके 2 फोकस होते हैं, और ये क्या बोल रहे हैं कि सन हमेशा किसी एक फोकस पे मिलेगा, या तो यहां पर या तो यहां पर। दूसरा, जो लाइन है जो प्लैनेट को सन से जोड़ रही है, मान लीजिए ये है सन की पोजीशन, ठीक है। अब आपने कह दिया मैं 5 घंटे की बात कर रही हूं, तो 5 घंटे में प्लैनेट यहां से यहां आ गया मान लो, और 5 घंटे में प्लैनेट जब यहां था वो यहां से यहां पे आया है, तो इक्वल टाइम में ये हमेशा इक्वल एरिया कवर करेंगे, चाहे वो अपने रास्ते में कहीं पर भी हो। द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को कवर करती है। तीसरा, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कितना टाइम पीरियड लेगा एक पूरे को कवर करने के लिए, तो टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी त्रिज्या के क्यूब के, रेडियस के क्यूब के। तो ये ध्यान रखेंगे। सेमी मेजर एक्सिस मतलब जो आपका एलिप्टिकल होता है ना, अंडाकार जो कक्षा होती है, ये ऐसे होती है, एक एक्सिस पे लंबा एक एक्सिस पे छोटा, तो जो लंबे वाली कक्षा होती है उसके रेडियस के क्यूब के होती है बराबर। सॉरी, ये ऐसे होता है, एक ऐसे देखो तो 2 रेडियस हो गई, एक ये मेजर एक्सिस, एक ये माइनर एक्सिस, मतलब जिस पे कम डिस्टेंस आ रहा है वो माइनर एक्सिस, जिस पे ज्यादा आ रहा है वो मेजर एक्सिस। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहला, इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये जो बल है जो हमें अर्थ से जोड़ता है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है, बिल्कुल ठीक है ये। इट इज द फोर्स कॉजिंग राइट्स ड्यू टू स्टार्स एंड अर्थ। जो राइट्स बनती हैं, जो टाइड्स बनती हैं, सॉरी, जो ज्वर है वो स्टार और अर्थ की वजह से नहीं, वो सन और मून की वजह से बनता है। तो ये ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा, ये प्लैनेट्स को चारों तरफ जो घूमते हैं सन के, वो इसी वजह से घूमते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और इसी बल की वजह से मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ जी इज द सेम एज दैट ऑफ एक्स। देखो जी की यूनिट होती क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब है तो ये एक्सेलरेशन ही ना, है तो ये त्वरण ही ना, तो इसकी इकाई भी कौन सी होगी, जो त्वरण की होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि जो जी की इकाई है वो त्वरण की इकाई के समान है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इनमें से कौन सा नियम इस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब किसने ये नियम दिया था, कैप्लर ने दिया था, अभी बताया मैंने आपको, और उसने अपने तीसरे नियम में दिया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद पोस्टुलेटिंग 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इनमें से किसने ग्रहों की गति के 3 नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है। तो किसने दिए थे 3 नियम, कैप्लर ने। ये ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि वैक्यूम में
यानी कि आपके निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं, एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती हैं। मतलब अगर कोई फोर्स ना हो तो चाहे कोई भारी चीज हो चाहे कोई हल्की चीज हो, वो जमीन पर समान टाइम पे एक ही टाइम पर पहुंचेंगी और एक ही त्वरण के साथ, एक ही एक्सेलरेशन के साथ पहुंचती हैं। तो ये फ्री फॉल है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही तो है, जिसको फ्री फॉल भी हम मतलब फ्री फॉल में हमने पढ़ा था। तो किसने बताया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो गैलीली ने इस बारे में बताया था। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज्ड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिसने सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ा था? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट था वो था आपका लीगो। लीगो का मतलब क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑसिलेटर। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑसिलेटर। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, मशीन थी जिसके अंदर सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में उनको बनाया गया था और पढ़ा गया था। ऑब्जर्वेटरी है, सॉरी ऑसिलेटर नहीं है, ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट था, एक ऑब्जर्वेटरी थी जहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स को, जो बड़े लेवल की वेव्स थी, उनको डिटेक्ट किया गया था, उनको पहचान की गई थी और डेवलप किया गया था ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशंस को। मतलब उन ऑब्जर्वेशंस को जो हमें मिली थी उनको हमने डेवलप भी किया था ताकि हम उसको एस्ट्रोनॉमिकल टूल, यानी कि आप कह सकते हो एस्ट्रोनॉमी, जब भी ये प्लैनेट्स और स्पेस से रिलेटेड बात आती है उसमें हम उनको यूज कर सकें। तो गाइज ये थे इस चैप्टर से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस जो कि एसएससी ने पिछले एक साल में पूछे हैं अलग अलग एग्जाम्स में। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। साथ ही हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप ज़रूर विजिट करके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो हमने मॉक टेस्ट के फॉर्म में, सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में डाल रखे हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। साथ ही मॉक टेस्ट भी आपके बिल्कुल फ्री हैं, सॉरी बहुत नेगोशिएबल, बहुत ही नेग्लिजिबल प्राइस पर है, तो आप बिल्कुल उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे आरबीई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जो डिफरेंट बैचेस अवेलेबल हैं, अगर आपको प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स करना है हर सब्जेक्ट का, तो ऑफिसर बैच है सबसे रिकमेंडेड बैच। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा ई बुक के फॉर्म में। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल बैचेस आपको लेने हैं तो आपके पास वो भी अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें एनरोल कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।